क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू तामीर इजी। मैं हूं आपकी होस्ट सारा परवेज़। नाजरीन, बात घर की तामीर की हो या उसके लिए ख़रीदने वाले मटेरियल की, तामीर इजी बना रहा है आपके लिए सब इजी। अब घर बैठे हुए तामीर के मुतालिक सब कुछ जानने के साथ साथ आप तामीर इजी के ऑनलाइन स्टोर से ख़रीद सकते हैं गारंटीड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, वो भी सबसे कम कीमत पर सहूलत के साथ। इसी अनाउंसमेंट के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे बेसमेंट की। बेसमेंट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कितनी कॉस्ट इस पे लगती है, इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद अमजद साहब। इनको हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बेसमेंट क्या होती है? हाँ जी, सबसे पहले बेसमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करें कि जिस जगह पे आपका घर बन रहा है या आप किसी भी किस्म की बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, हम्म, उसमें आपके घर के बाहर या बिल्डिंग के बाहर एक रोड बनती है या रोड चल रही होती है। उस रोड के रेफ़रेंस से आपका जो घर का जो फ्लोर होता है पहला, जिसको हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, वो ऑलमोस्ट उस रोड के रेफ़रेंस से कोई 1 फुट से लेकर 2 फुट तक या 2.5 फुट तक ऊपर होता है। ठीक है। उस ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं नॉर्मली, उसको बेसमेंट कहते हैं। बेसमेंट आपके घरों में भी बनती है, बेसमेंट कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी बनती है, बेसमेंट आपका कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उसमें भी बन सकती है। यानी जो स्ट्रक्चर हम ग्राउंड फ्लोर से नीचे बना रहे होंगे, उसको हम आम तौर पे बेसमेंट कहते हैं। सही हो गया सर। हमें ये बताइएगा, ये बेसमेंट जो हम बनाते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए जी, बेसमेंट के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि आपकी जो लाइक अगर आपका कोई एक कनाल का घर है, तो एक कनाल के घर में आमतौर पे अगर बेसमेंट नहीं बनी होती तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर नॉर्मली लोग बनाते हैं। तो उसी स्पेस में जो आपका जो फुटप्रिंट है, उसके नीचे आप अगर उतनी ही बेसमेंट बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको उतनी स्पेस में एक फ्लोर एडिशनल मिल जाता है। जी जी। और बेसमेंट सिंगल स्टोरी भी हो सकती है या बेसमेंट जो है वो सीरीज़ ऑफ फ्लोर्स भी हो सकते हैं। सही। यानी कि अगर आप समझ लें कि घर में तो नॉर्मली एक ही बेसमेंट बनती है, लेकिन अगर हम कमर्शियल बिल्डिंग की या मॉल्स की बात करें, तो वहाँ पर 2 बेसमेंट्स भी हो सकती हैं, 3 पार्किंग्स के बेसमेंट्स भी हो सकती एक्स्ट्रा हैं। फ्लोर्स भी जी बनाए हाँ, होते हैं उसमें यानी कि उन्होंने। वो बेसमेंट के यानी कि आप कह सकते हैं अगर 3 बेसमेंट्स हैं, जी जी। तो सबसे पहले बेसमेंट 3 फिर बेसमेंट 2 फिर बेसमेंट एग्जैक्टली। 1 आ जाती है। यानी आप सीरीज़ ऑफ बेसमेंट्स आपको बनती है। यानी आपको 3 लेवल्स उसी फुटप्रिंट एरिया में आपको एडिशनली मिल जाते हैं। तो ये बेसमेंट का एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती मिल है। जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि बेसमेंट की ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे फुटप्रिंट के मुताबिक ही बेसमेंट बनाएं। लाइक अगर घरों में बेसमेंट बना रहे हों और एक कनाल का, जैसे कि हमें हम सब लोगों को पता है कि 4500 स्क्वायर फीट के लगभग एरिया होता है, तो हम चाहे तो वो पूरी बेसमेंट भी बना सकते हैं या उसका कुछ पार्ट बना सकते हैं, 50% ऑफ द एरिया पे बना सकते हैं। ठीक है। आम तौर पे आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़ी सी स्मार्ट या छोटी बेसमेंट घरों में बनाते हैं, वो आपका जो लाउंज एरिया होता है जिसको लिविंग बोलते हैं, लिविंग एरिया, या बिल्कुल। ड्राइंग रूम जो है आम तौर पे, और जो स्टेयर लॉबी होती है, इसके नीचे ऑलमोस्ट कोई 50% के करीब एरिया आ रहा होता है, तो उतनी लोग बेसमेंट डेवलप करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेसमेंट के साथ हमें एक एडिशनल स्पेस मिल जाती है। इस तरह से बेसमेंट के जो दूसरे एडवांटेजेस हैं, इनके अलावा गर्मियों में आपको बेसमेंट में जो नॉइस और जो आपको हीट इंसुलेशन, नॉइस इंसुलेशन और नॉइस को आप साउंड इंसुलेशन कह लीजिए जी जी। बेशक, तो आपको ये 2 एडवांटेजेस मिलते हैं। लाइक गर्मियों में बेसमेंट के अंदर आपको बगैर एयर कंडीशनिंग के भी, अगर आप सिंपल फ़ैन के साथ अगर आप उसमें रहना चाह रहे हो, तो आपको वो कंफर्टेबल माहौल मिल जाता है। टेम्परेचर कूलर होता टेम्परेचर है कंपेयर टू अदर फ्लोर्स। कंपेयर टू अदर फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर प्लस अबव वाले जो फ्लोर्स हैं, उनकी निस्बत बेसमेंट में आपका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल फॉर्म में मिल जाता है, ड्यू टू द स्ट्रक्चर इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल। तो सही। एक तो ये इसका एडवांटेज हो जाता है। इस तरह से बेसमेंट में जो घरों में अगर हम आजकल बात करें जो ट्रेंड है, तो घरों में नॉर्मली बाज़ लोग तो ड्राइंग रूम को भी बेसमेंट के अंदर ले जाते हैं। आम तौर पे जो घरों में लोग जो प्ले एरियाज़ हैं बच्चों के लिए, जो स्विमिंग पूल्स हैं या जो थिएटर्स हैं, वो आम तौर पे बेसमेंट में डेवलप करते हैं, या सही। कुछ लोग बाज़ का बेसमेंट्स में जिम्स को भी डेवलप करते हैं। ये वो पार्ट्स हैं जो आम तौर पे अगर आप ऊपर लिवेबल एरियाज़ में बनाते हैं, लाइक ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, तो शायद उसका जो आपकी स्पेस है वो इतनी प्रीशियस होती है या इतनी एक्सपेंसिव होती है कि आप उसकी बजाय इसको इन ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिन्होंने ओकेजनली इस्तेमाल होना होता है, एग्जैक्टली, डेली उनको बेसिस पे यूज डेली नहीं हो बेसिस रहा है पे इनका इस्तेमाल नहीं है, तो आप इनको
बिलो ग्राउंड ले जाते हैं। सर ये तो बात होगी रेजिडेंशियल एरियाज़ की, अगर हम कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करें तो उसमें बेसमेंट्स की क्या एडवांटेजेस हैं? अच्छा, कमर्शियल बिल्डिंग्स में नॉर्मली घरों की निस्बत मल्टीपल एडवांटेजेस हम लोग लेते हैं। लाइक जो आप अगर जितने भी हमारे मॉल्स बन रहे हैं, इनमें जो बेसमेंट्स हैं, उनके अंदर जितने भी वाटर टैंक्स हैं, वो बेसमेंट्स के अंदर जा रहे हैं। सही। रेन कलेक्शन चैम्बर्स जो हैं, वो बेसमेंट के अंदर जा रहे हैं। इसी तरह से जो आपका जो जनरेटर सेट्स वगैरह जो रखे जाते हैं कमर्शियल मॉल्स वगैरह में, वो भी बाज़ लोग बेसमेंट्स के अंदर ले जाते हैं और उसका वेंटिलेशन सिस्टम एक ऊपर डक्टिंग के थ्रू वो क्रिएट कर लिया जाता है। इसी तरह से आपका जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगता है, तो एचवैक के जो बड़े जो इंस्टॉलेशंस होती हैं, वो भी आमतौर पे लोग बेसमेंट्स में ले जाते हैं। प्लस कमर्शियल बिल्डिंग्स में आपको पता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज जो बेसमेंट में लिया जाता है वो है पार्किंग का। पार्किंग आपके जितनी भी पार्किंग है वो आमतौर पर बेसमेंट्स में लोग लेके जा रहे होते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका कवर्ड एरिया कितना है, उसके अगेंस्ट फिर बेसमेंट के अंदर वो पार्किंग को उसी हिसाब से डिज़ाइन कर लिया जाता है। इसी तरह से जो घरों में या कमर्शियल बिल्डिंग्स में बेसमेंट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज और लोग जो लेते हैं, आप देखें कि घरों में आमतौर पे जो सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं आपके, जी वो जी। बेसमेंट्स पे लोग ले जाते हैं। उसकी एक ऐसा है। एक्सटर्नल अप्रोच रख लेते हैं और जो आपका जितना भी सर्वेंट का जो सिस्टम है उनका रेजिडेंशियल और उनका बाकी सारे का सारा निज़ाम, वो आप लोग बेसमेंट्स में शिफ्ट कर लेते हैं। यानी कि आमतौर पे जब बेसमेंट बनाते हैं तो उसके बैक साइड के या किसी एक साइड की गली के साथ उसको लिंक करके 2 या 3 रूम्स आप तो आमतौर पे आप लोग सर्वेंट्स के लिए जो है ना वो छोड़ते हैं ताकि वो एज ए सर्वेंट क्वार्टर वो एक्ट कर सके। ये बेसमेंट्स के आपके जो कह लें कमर्शियल बिल्डिंग हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस सर, ये तो आपने काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हमें बता दिए बेसमेंट के। मुझे ये बताइएगा कि बेसमेंट बनाने के कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं? देखिए जी, बेसमेंट के जो डिसएडवांटेजेस आप कहेंगे, उसमें बिल्कुल जो अगर हम सबसे पहली बात करें तो उसमें जो आ जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है, वो आम आपके ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो कॉस्ट फैक्टर आ जाता है। इसको आप डिसएडवांटेज में गिन सकते हैं, अदरवाइज़ नेचुरली जब आपने बेसमेंट लेनी है तो उसकी एक कॉस्ट फैक्टर तो आएगा। एग्जैक्टली। एनीहाउ अगर बाकी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की निस्बत अगर बात करें, तो बेसमेंट की जो कॉस्ट फैक्टर है वो एक इसका एक डिसएडवांटेज है पहला। दूसरा, आमतौर पे बेसमेंट में आपको विंडोज़ के वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो आपको अबव ग्राउंड मिलती है। तो वेंटिलेशन इसका और इन मतलब चीज़ों इसमें की नेचुरल लाइट और इसकी क्रॉस वेंटिलेशन जो है Exactly. वो उतनी प्रॉपर नहीं होती जितनी कि आपको ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मिल रही होती है। इसको वेंटिलेशन को और लाइट सिस्टम को या नेचुरल लाइट को इसमें प्रॉपरली थोड़ा सा इसकी स्लॉट्स वगैरह देकर इसको प्लान करना पड़ता है या डिज़ाइन करना पड़ता है। ये इसका दूसरा एडवांटेज था, यानी इसमें लो जो नेचुरल लाइट और Light, जो उसकी वेंटिलेशन ventilation सिस्टम जी। होता है। तीसरा इसका ये, चूँकि बेसमेंट आपकी ग्राउंड फ्लोर के नीचे होती है और उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, तो इसमें अगर थोड़ा बहुत भी कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई ड्रॉबैक रह गया हो, जिसकी वजह से इसमें सीपेज या लीकेज के चांसेस आएँ, सही। तो ये आम तौर पे, और अगर इसके इर्द-गिर्द का एरिया वाटर टेबल जो है वो ज़मीन का थोड़ा-सा हायर है, या और जो बारिशों के बाद जो पानी नीचे जाता है, तो उसका इम्पैक्ट जब बेसमेंट के अंदर आना शुरू होता है, तो वो हर वक़्त की एक नमी यानी डैम्पनेस आपको मिलती है। सही। जब भी कोई चीज़ ज़्यादा अरसे तक डैम्प रहेगी, डैम्पनेस रहेगी उसमें और उसको वेंटिलेशन नहीं मिल रही होगी, तो नॉर्मली उसमें फंगस और जो इस किस्म की जो ग्रोथ है, वो आपको डिफरेंट जो बैक्टीरियल बैक्टीरियाज़ वगैरह की, इन्फेक्शंस। इस तरह की चीज़ों की, जिसे आप काई कहते हैं, काई लग जाती है या फंगस वगैरह की ग्रोथ इसमें चांसेस होते हैं, सही। ड्यू टू नॉन जो आप कह लें कि प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की फ्रेश वजह एयर से। नहीं अंदर आ फ्रेश रही एयर है। का इसमें जो इतना जो पैसेज उसका फ्रेश एयर को चूँकि इसमें से प्रॉपर्ली पास नहीं कर नहीं पाती, हो रही। तो उसकी वजह से भी इसका एक डिसएडवांटेज आता है। इसके अलावा इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि बेसमेंट के अंदर अगर आप कोई भी वेट सर्विसेज लेते हैं, लाइक आप वॉशरूम्स बनाते हैं, आप इसमें कोई किचन बना रहे हैं या आपने पूल बनाया हुआ है, तो इनका जितना भी वेस्ट वाटर है, उसको जैसे ग्राउंड फ्लोर से तो हम नेचुरल फ्लो के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं सीवर लाइन के साथ कनेक्ट करके, लेकिन बेसमेंट के सिलसिले में ये चीज़ नहीं होती। सही। बेसमेंट के सिलसिले में आपको इस तरह की जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए एक आपको कलेक्शन चैम्बर्स नीचे बनाने पड़ते हैं। ओह। वो कलेक्शन चैम्बर्स में आपके सारे घर का जो वेस्ट वाटर है नीचे वाला, वो पहले कलेक्ट होता है, फिर उसको हम पंप आउट करके तो अपनी मेन गली वाली जो होती है घर के जो अंदर जो गलियां बनी होती है उनकी सीवर लाइन के अंदर उसको डिस्पोज करते हैं, और वहाँ से फिर वो बाई मेन स्ट्रीट की जो आपकी सीवरेज लाइन है या स्ट्रॉम लाइन है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है आपको। सही। तो नॉर्मली सीवर का पानी सीवर में कनेक्ट किया जाता है, स्ट्रॉम का पानी स्ट्रॉम में कनेक्ट किया जाता है।
आमतौर पे घरों में स्ट्रॉन्ग का इतना वो काम नहीं होता। इसी तरह एक और डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि बेसमेंट्स में चूँकि एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा लोग जो इस मॉइस्चर्ड या डैम्पनेस वाले माहौल में जब लोग रहते हैं, तो इससे एक जो बड़ी जो आपकी जो डिज़ीज़ उसकी कॉज़ जो है, या वो डिज़ीज़ जो अस्थमा है, उसकी भी एक कॉज़ यही चीज़ होती है। जब आप फ्रेश एयर नहीं मिल रही होती और नमी वाले माहौल में रहते हैं, तो वो अस्थमा की जो जिन लोगों को डिज़ीज़ होती है उसको एनहांस कर देती है, या जिनको नहीं होती उनको अस्थमा की डिज़ीज़ के चांसेस होते हैं। सही सर, हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सर ये बताइएगा, ये जो बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, इसमें कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं? बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए आमतौर पे जो बेसमेंट की जो है उसके लिए रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसी कंक्रीट जिसमें साथ स्टील का भी एडिशन की गई होती है। और सिंपली वही है, और प्लस इसमें कुछ वाटरप्रूफिंग मटेरियल्स की एडिशन होती है, क्योंकि बेसमेंट जो बिलो ग्राउंड बन रहा होता है तो उसको एक प्रॉपरली उसको वाटरप्रूफ भी करना चाहिए। अगर प्रॉपरली उसकी वाटरप्रूफिंग नहीं होगी तो फिर भी वो सीपेज प्रॉब्लम और ये करेगा। चीज़ें हो तो जाएंगी। लिहाजा बेसमेंट के जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं उनमें रीइंफोर्स कंक्रीट है और वाटरप्रूफिंग एजेंट्स या मटेरियल्स हैं। और तीसरा, आमतौर पे लोग पुरानी जो बेसमेंट्स कुछ ऐसी भी थी जिसमें लोग ब्रिक मैसनरी का भी इस्तेमाल करते थे या सही। ब्लॉक मैसनरी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आम तौर पे वो मटेरियल्स इतने ड्यूरेबल और इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू रीइंफोर्स कंक्रीट के, यानी कि कंक्रीट विद स्टील जो है। तो लिहाजा जो इसका कॉमनली यूज मटेरियल है वो आरसीसी कंक्रीट उसको कहते हैं, या रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट उसको कहते हैं। सही। सर ये जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे होते हैं बेसमेंट की, बिलो ग्राउंड लेवल होता है, तो वहाँ पे टर्माइट का भी बड़ा इशू होता है, तो क्या ये भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि मतलब बेसमेंट में टर्माइट के इश्यूज़ ज़्यादा हों? जी हाँ, बेसिकली टर्माइट जहाँ भी आपका जो बिल्डिंग का पार्ट मट्टी के साथ टच कर रहा हो, चाहे आप बेसमेंट बना रहे हैं या बेसमेंट नहीं बना रहे, तो इन एनी केस टर्माइट का प्रॉब्लम आ सकता है। अटैक तो हो सकता लिहाजा है। उस टर्माइट के प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए या उससे बचने के लिए हमें टर्माइट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, यानी एंटी टर्माइट कोई ना कोई जो मेडिसिन होती हैं उनका स्प्रे किया जाता वो है। भी मस्ट करना चाहिए। सर ये बताइएगा, ये जो बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन करने का प्रोसीजर क्या है? बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन के बेसिकली अगर हम इसको कहें, इसका जो सीक्वेंस है या इसका जो प्रोसीजर है, तो सबसे पहले तो आपका जो आर्किटेक्ट है उसने आपके घर के लिए या आपकी कमर्शियल बिल्डिंग के लिए बेसमेंट को प्रॉपरली डिज़ाइन किया हुआ है। सही। अब आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो सबसे पहले आकर आपकी जो पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर आकर वो बेसमेंट के मुताबिक अपना लेआउट करेगा। सबसे पहले लेआउट करने के बाद साथ ही वो आपके जो लेवल्स हैं उनको मार्क कर लेगा कि इसका हमारा कितनी डेप्थ तक हमने जाना है एक्सकवेशन के लिए, और इसका जो फ्लोर का जो टॉप है इसका बेसमेंट का, इसकी स्लैब जो है वो किस लेवल पे आनी है। तो लिहाजा पहला बुनियादी तौर पे लेवल फिक्सिंग है और उस जगह की लेआउट करना है। लेआउट करने के बाद फिर उसको अब इसका अगला स्टेप है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें फिर 2-3 चीज़ों का एहतियात की जाती है कि एक्सकवेशन के वक़्त हम देखते हैं कि हमारे लेफ़्ट, राइट या बैक और फ्रंट के ऊपर कोई ऐसी बिल्डिंग या ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसके स्लाइड करके उसके अंदर आने के चांसेस हो। सही। प्लस उसमें जो दूसरी चीज़ देखी जाती है एक्सकवेशन के दौरान, वो ये देखा जाता है कोई ऐसी बरीड सर्विसेज तो नहीं है जिनकी जब जो हम एक्सकवेशन करें तो उसके दौरान उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर ऐसी सर्विसेज हमें एनकाउंटर हो जाता है उनके साथ, या ऐसी सर्विसेज का हमें सामना करना पड़ता है, तो उनको हमें फिर रीरूट करना पड़ता है सही। ताकि हमारी एक्सकवेशन में वो चीज़ प्रॉब्लम ना करे। आफ्टर एक्सकवेशन वही प्रोसेस है कि हम जो एक्सकवेशन करने के बाद जो बेड तैयार करते हैं उसको थोड़ा सा प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर लेते हैं कॉम्पैक्शन से। और उसको लेवल्ड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बिफोर स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी यानी हम उसकी टर्माइट ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सही। टर्माइट के स्प्रे के बाद फिर उसके बाद हम उसकी लीन कंक्रीट करते हैं। लीन कंक्रीट वही एक लाइट सी कंक्रीट होती है जिसके ऊपर हमने बाद में स्टील फिक्स करना होता है। लीन कंक्रीट के से नेक्स्ट स्टेप उसकी स्टील फिक्सिंग आ जाती है। स्टील फिक्सिंग के बाद हम उसकी राफ्ट की पोरिंग करते हैं, या जो भी हमारी उसकी बेसमेंट की जो लोअर पार्ट है या फाउंडेशंस उसकी वॉल फाउंडेशंस बनी हुई हैं या उसमें कोई आइसोलेटेड फाउंडेशंस आ रही हैं, सही। उन फाउंडेशंस की पोरिंग है बेसिकली। और अगर उसी बेसमेंट में कोई बिलो बेसमेंट के नीचे कुछ स्ट्रक्चर जा रहे हैं, लाइक उसमें कोई वाटर टैंक जा सकता है, सही। लाइक उसमें कोई लिफ्ट वेल की कोई पिट जा सकती है, कोई और इस तरह का कोई कलेक्शन चैम्बर जा सकता है, तो बेसमेंट की जो हमने एक्सकवेशन करने के बाद, लीन करने के बाद और बेसमेंट की राफ्ट करने से पहले हमने वो पार्ट जो बेसमेंट के फ्लोर से नीचे जा रहे हैं नीचे उनको जा रहे हैं। टेकअप करना होता है। ठीक हो गया। जब हम बेसमेंट का
राफ्ट कर लेते हैं और बेसमेंट से नीचे वाले स्ट्रक्चर्स को कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेचुरली हमने बेसमेंट की वॉल्स को टेकअप करना होता है। सही। बेसमेंट की जब हम वॉल्स टेकअप करते हैं तो वो नेचुरली उसका वो स्टील फिक्सिंग है, फिर उसका फॉर्म वर्क लगता है, फिर उसकी कंक्रीट होनी होती है, उसकी कंक्रीट हो जाती है। वंस जब बेसमेंट की दीवारों की कंक्रीट हो जाती है तो फिर हम बेसमेंट की स्लैब डालते हैं। जो बेसमेंट की स्लैब होती है वो आपके ग्राउंड फ्लोर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। आम तौर पे वो आपकी जो फ्रंट की जो रोड है उससे कोई 2 से फुट या 2.5 फुट या 3 फुट ऊंची हो सकती हो होती है। सकती है। तो ये उसका लेवल होता है। उसके बाद जब हम बेसमेंट की स्लैब कर लेते हैं, इस दौरान ये ख्याल रखें कि जितना भी हमने सीमेंट बेस या कंक्रीट की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको उसको नेचुरल जो उसका वाटर क्योरिंग का जो प्रोसेस है वो भी हमने पूरा करना है, ताकि जब तक कंक्रीट को हम प्रॉपर्ली क्योर नहीं करते वो अपनी स्ट्रेंथ अचीव नहीं करती। सही। ये इसका एक अगला स्टेप था। जब हमारा ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो दीवारों के साथ साथ जो हमारी वर्किंग स्पेस होती है उसको बैकफिल करने से पहले हम बेसमेंट को एक्सटर्नल साइड से वाटरप्रूफ करते हैं। सही। वाटरप्रूफिंग में फिर वही इसमें 2-3 मटेरियल्स आ जाते हैं। इसमें सीमेंटिशियस कोटिंग भी है, इसमें टॉर्च अप्लाइड मेम्ब्रेन भी है, इसमें बिटुमेन कोटिंग करके उसके ऊपर पॉलीथीन को भी चिपकाया जाता है। इसी तरह से इसमें पॉलीयूरेथीन की एक कोटिंग्स आना शुरू हो गई हैं। सही। ये डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं और इनको किया भी इस तरह से किया है, वाटरप्रूफिंग किया जाती है कि आपकी बेसमेंट की दीवारों से वो ट्रेवल करती करती आपकी फाउंडेशन के ऊपर लैप करती हुई चली जाए। ओह, तो जब ये हम वाटरप्रूफिंग का प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर वो जो बेसमेंट की साइडों पे जो आपकी एक्सकवेटेड मटेरियल जो एक्सकवेशन की जो लाइन है और जो बेसमेंट की दीवारें हैं उनके दरमियान जो गैप होता है उस गैप को फिर हम फिल करना शुरू करते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये फिलिंग गस्सू या रेत के साथ की जाए, मट्टी की सही। बजाय, और उनको भी हम लेयर्स में प्रॉपरली लेयर बाय लेयर उसको फिलिंग करते रहते हैं, साथ साथ उसकी कंपैक्शन करते हैं। प्रॉपर कंपैक्शन और फिलिंग के साथ हम अपना ग्राउंड लेवल तक आ जाते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड लेवल होता है। तो ये बेसमेंट के एक वो आप कह रहे हैं कि जनरल जो उसका कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस कह लें या इसमें सही। जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये वो चीज़ें थी। जी सर, काफ़ी डिटेल में आपने बेसमेंट के बारे में हमें बताया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको बेसमेंट से रिलेटेड तमाम टेक्निकलिटीज़ के बारे में समझ आ गई होगी कि बेसमेंट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कितनी कॉस्ट इस पे लगती है। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं tamirezi.com। और कंस्ट्रक्शन के लिए जो गारंटेड मटेरियल है सबसे कम कीमत पर अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, store.tamirezi.com। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।